आईपीओ से जिससे इन दिनों बाजार गुलजार है। कल इरेडा का आईपीओ आया था और अब तक करीब करीब 4 गुना सब्सक्राइब ये हो भी चुका है। तो वहीं आज 4 अन्य कंपनियां जो हैं उनके आईपीओ खुले हैं, जिसमें टाटा टेक के अलावा फ्लेयर राइटिंग, गंधार ऑयल और साथी रिफाइनरी और फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का इशू सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। टाटा टेक और गांधार ऑयल रिफाइनरी के आईपीओ की अगर बात करें तो शानदार रिस्पॉन्सेस को मिला है। टाटा टेक का आईपीओ अब तक करीब करीब 5.79 और गांधार ऑयल रिफाइनरी का एक आईपीओ जो है वो अब तक 4.63 गुना अब तक भर चुका है। तो वहीं फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज और फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ की अगर बात करें तो इसको भी जबरदस्त निवेशकों का प्यार मिल रहा है। फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज का आईपीओ जो है वो 1.80 गुना अब तक बढ़ चुका है और दूसरी तरफ फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ जो है वो भी पूरा भरने की राह पर फिलहाल चल रहा है। अब सवाल ये है कि आपको इनमें से किस आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए, किस आईपीओ को देनी चाहिए प्रायोरिटी। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है सुमित ब्रोकरेज। इन सभी आईपीओ को लेकर क्या कुछ राय है आपकी? आज भी बचे हुए जो बाकी 4 आईपीओ हैं वो खुल चुके हैं, तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस ने अलग अलग तथ्यों के हिसाब से यहाँ पे सब्सक्राइब या नॉन सब्सक्राइब की एक रेटिंग रखी है। तो तमाम जो रेटिंग्स है वो आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ टाटा टेक के साथ। मच अवेटेड ये आईपीओ है और 2 दशक के बाद टाटा समूह की तरफ से कोई आईपीओ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से सब्सक्राइब की ही राय आ रही है। तो कुंवरजी वेल्थ सॉल्यूशंस सब्सक्राइब, वेंचुरा सब्सक्राइब, आईडीबीआई कैपिटल सब्सक्राइब, आनंद राठी सब्सक्राइब। इनफैक्ट इसके अलावा कई सारे और भी एसबीआई कैप की तरफ सब्सक्राइब, रैली की तरफ सब्सक्राइब। तो इस तरह के एक लंबी सूची है जो कि टाटा टेक में सब्सक्रिप्शन की राय दे रहे हैं। उनका मानना है कि लिस्टिंग के लिए तो आप इसको ले ही सकते हैं, प्लस आप लंबी अवधि के लिए भी इसे होल्ड कर सकते हैं। दूसरा नाम है इरेडा का। दरअसल ये कंपनी 8 के मल्टीपल पर स्टॉक लेके आ रही है, बड़ा आईपीओ है, एक प्राइस बैंड भी ठीक एक्रेटिव माना जा रहा है। तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर भी खरीदारी की राय या सब्सक्राइब की राय दे रहे हैं। रिलायंस सिक्योरिटी सब्सक्राइब की राय, चॉइस ब्रोकरेज ने सब्सक्राइब की राय दी है, एयूएम कैपिटल सब्सक्राइब की राय, इवन चोला सिक्योरिटीज की तरफ से भी यहाँ पर सब्सक्राइब होकर चलने की राय आते हुए दिखाई पड़े। उनका मानना है कि अच्छे वैल्यूएशन है, यहाँ पर लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा भले ना हो लेकिन अदरवाइज मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसको आप रख सकते हैं। तीसरा नाम है फ्लेयर का। कंपनी जो रकम जुटा रही है उसका इस्तेमाल नए केपेक्स के लिए तो करेगी ही, साथ ही साथ एग्जिस्टिंग जो एंकर इन्वेस्टर की बुक है वो भी काफ़ी अच्छे नाम आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो यहाँ पर भी फ्लेयर पर मेजरली ज़्यादातर सभी की सब्सक्राइब किया है। रिलायंस सिक्योरिटीज़, कुंवरजी वेल्थ, आनंद राठी, वेंचुरा, इनकी तरफ से सब में ही सब्सक्राइब करके चलने की राय यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। गंधार ऑयल रिफाइनरी, हालांकि यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन की राय है वो थोड़ी सी बटी है, कुछ लोगों ने उसको न्यूट्रल राय जरूर रखी है, लेकिन कुंवरजी वेल्थ सॉल्यूशन सब्सक्राइब, सुशील फाइनेंस सब्सक्राइब, स्वास्थ्य की सब्सक्राइब की राय, वेंचुरा मोरलेस मान रहा है कि यहाँ पर सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। लिस्टिंग गेन का एक बड़ा केविट यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहा है अलग अलग हाउसेस की तरफ से। फेड बैंक, इसमें कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की न्यूट्रल रेटिंग भी आई है। मिसाल तौर पर निर्मल बांग ने एक न्यूट्रल रेटिंग रखी है। हालांकि बीपी इक्विटीज सब्सक्राइब, आनंद राठी सब्सक्राइब और अरिहंत कैपिटल इनकी तरफ से भी सब्सक्राइब रेटिंग आते हुए दिखाई पड़ी। तो क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा फ्रेश पेपर की मांग है मार्केट में कि इतने अच्छे आईपीओज की वजह से या फिर बढ़िया फ्लो की वजह से ज़्यादातर सभी ब्रोकर्स इन सभी ब्रोकरेज हाउस इन सभी कंपनियों में सब्सक्राइब करके चलने की राय दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। अगर अब भी इन तमाम जो आईपीओज हैं जो लेकर आए हुए हैं फिलहाल और इनको लेकर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो उसका इंतजाम भी आपके लिए है। आज शाम को आवाज़ अड्डा में इसी पर होने जा रही है डिटेल बातचीत। ज़रूर जुड़िए हमारे साथ 7:57 पर, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और अब बात करेंगे बाजार की, आज के बाजार की, जो आज निचले स्तर से सुधरकर बंद हुआ। सेंसेक्स 92 पॉइंट चढ़कर 66,023 पर और निफ्टी 28 पॉइंट चढ़कर 19,812 पर बंद हुआ। यतिन से मार्केट का पूरा एक्शन समझते हैं। यतिन, बताएं जरा आज हाइलाइट्स क्या क्या रहे बाजार के। देखिए, अगर हम मार्केट की बात करें तो सेकेंड हाफ में बाजार में ज़बरदस्त रिकवरी हमको देखने को मिली और इसी वजह से निफ्टी का जो बंद था वो 19,800 के ऊपर आया। फर्स्ट हाफ की शुरुआत थोड़ी ढीली थी, शायद इसी वजह से आप स्मॉल कैप इंडेक्स को लाल निशान में देखेंगे और मिड कैप इंडेक्स में हल्के गेन्स आप देखेंगे। निफ्टी बैंक आधे % नीचे बंद हुई, तो आज बैंकिंग शेयर्स में थोड़ी बहुत बिकवाली ली। हालांकि अगर हम आईटी, ऑटो, फार्मा शेयर्स की बात करें तो बहुत मजबूत यहाँ तेजी आपको बनती हुई नज़र पड़ी। ओवरऑल अगर आप मार्केट का देखें हाल, तो निफ्टी 50 में सरकारी बैंक्स और सरकारी कंपनियों ने लीडरशिप दिखाई, खास करके बीपीसीएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे शेयर्स में अच्छी तेजी रही। सिप्ला और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी रही। तो ओवरऑल आज का जो दिन था
वहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली और सेकेंड हाफ में लार्ज कैप में जो खरीदारी आई उसके कारण बाजार का बहुत बेहतरीन तरीके से बंद आया। जी, इसके अलावा सेक्टर्स और शेयरों में कैसा एक्शन रहा? देखिए, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ गेनर्स में आपको बीपीसीएल दिखेगा टॉप गेनिंग साइड पे लगभग 3.5% के गेन के साथ, क्योंकि एक बोर्ड जो है अगले हफ्ते आपको इंटरिम डिविडेंड पे बैठक करता हुआ दिखाई पड़ेगा और कहीं ना कहीं बाजार को लगता है कि बहुत अच्छा डिविडेंड यहाँ आना चाहिए। इसके अलावा सिप्ला, बजाज ऑटो और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी आपको आती हुई दिखाई पड़ी। लूजिंग साइड पे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आपको दिखेंगे, जैसे इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, जहां 2 से 1.5% के आसपास की मंदी दिखी। अदानी पोर्ट्स और इंडाल्को जैसे काउंटर्स में ऊपर के लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई। मिड कैप्स की बात करें तो ई क्लर्क्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स, एफडीसी जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी दिखी। अगर आप बात करें सीजी पावर की तो वो स्टॉक 20% चढ़ा सेमीकंडक्टर के प्लान्स अनाउंसमेंट के बाद। प्रॉफिट टेकिंग आपको दिखी मोतीलाल ओसवाल, जिंदल सॉ, सुजलॉन एनर्जी जैसे काउंटर्स में, जहां आपने 5 से 6% की डाउनटिक देखी और कंटिन्यूस पिछले 3-4 सेशन से इन नामों में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिखाई पड़ रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। और जैसा कि यतिन भी बता रहे थे कि आज बाजार में एक वक्त तेज गिरावट देखने को मिली। बाजार में ये गिरावट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के एक बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने एनबीएफसीज को बिजनेस साइकिल के खराब दौर के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। आरबीआई ने बैंक और एनबीएफसीज को रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करने की सलाह दी है। The Indian banking system continues to be resilient, backed by improved capital ratios, asset quality, and robust earnings growth. The financial indicators of non-banking financial companies, that is NBFCs, are also in line with that of the banking system as per the latest data available. While banks and NBFCs are showing good performance now, sustaining it requires concerted efforts. In good times like these, banks and NBFCs need to reflect and introspect as to where potential risks could possibly originate. Now is the time for them to further strengthen their risk management practices, build additional buffers to face the situation if the business cycle turns adverse in the future due to some reason. और इसके अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई को लेकर भी चेताया है। उन्होंने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी में उठाए गए कदम से महंगाई में नरमी आई है, लेकिन अभी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि फूड प्राइस और ग्लोबल फैक्टर अभी भी महंगाई के लिए खतरा बने हुए हैं। The monetary policy actions of the Reserve Bank over the last 1.5 years, consisting of prioritization of inflation ahead of growth, and as you would recall, we did it in May 2022, or rather April 2022, we did it. That is prioritization of inflation ahead of growth, narrowing the liquidity adjustment facility corridor, increasing the policy repo rate by 250 basis points cumulatively starting May 2022 till now, draining out excess liquidity, together with certain supply side measures undertaken by the government, have facilitated significant softening of headline inflation to 4.9% in October 2023. The moderation in core inflation in particular is noteworthy. There is also recent evidence of household inflation expectations becoming more anchored. Headline inflation, however, remains vulnerable to recurring and overlapping food price shocks coming from global factors and local adverse weather events. The frequency and intensity of such shocks have increased in the recent period. Monetary policy in such a scenario needs to remain watchful and actively disinflationary while supporting growth. और अब बात करेंगे दूरसंचार विभाग की, जिसने विनिवेश मंत्रालय को वोडाफोन आइडिया की हिस्सेदारी पर अपनी रिपोर्ट भेज दी है। सरकार ने अगस्त में वीआई में 33% की हिस्सेदारी खरीदी थी, तो वहीं हिस्सेदारी के बाद कंपनी के शेयर में काफी तेजी आई है। सूत्रों के मुताबिक विनिवेश मंत्रालय कंपनी से हिस्सेदारी पर फैसला ले सकता है। डिटेल से समझते हैं इस पूरे खबर को असीम मनचंदा से। असीम, बताएं जरा क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए, इसी साल दूरसंचार विभाग सरकार ने वोडाफोन आइडिया में
33% की हिस्सेदारी खरीदी थी। सरकार ने हिस्सेदारी 16,000 करोड़ रुपए के ब्याज के बदले में ली थी। उस वक्त जब ये हिस्सेदारी ली गई थी तो वोडाफोन आइडिया का शेयर 7 रुपए के आसपास था। इसको लेकर के सरकार के फैसले के ऊपर भी काफी सवाल उठे थे कि सरकार ने ये घाटे का सौदा किया, लेकिन उसके बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर ने काफी तेज रफ्तार पकड़ी। शेयर लगातार बढ़ रहा है। अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूं तो कंपनी का शेयर लगभग 14 रुपए के पार पहुंच गया था। तो दूरसंचार विभाग ने अपनी रिपोर्ट डीपम को भेजी है। डीपम से कहा है कि फेस वैल्यू पर हमने ये हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन अब इसमें काफी सारा गेन हमको देखने को मिल रहा है। 40% के आसपास अप्रिशिएट हो चुका है। तो इस पर आप परिस्थितियों को देखते हुए आप इसके ऊपर कोई फैसला ले सकते हैं। आप ये फैसला देख सकते हैं कि आपको हिस्सेदारी किसी तरह से कम करनी है, बढ़ानी है। तो डीपम को इसके ऊपर अंतिम फैसला लेना है। दूरसंचार विभाग ने अपनी रिपोर्ट डीपम को दे दी है और कहा कि काफी ज्यादा साइजेबल गेन्स हमको इस शेयर को खरीदने में दिखाई होते हुए दिख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और अब खबरें राजनीति से बात करेंगे 2024 के सेमीफाइनल यानी कि राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव ने राजस्थान का सियासी पारा बढ़ा दिया है। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब ये प्रचार का आखिरी दौर है, जिसकी वजह से हर पार्टी अपने अपने स्टार प्रचारकों के साथ पूरे दमखम से जुटी हुई है और अपना दमखम आजमाती भी नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर 3 दिनों से डटे हुए हैं, जहां अब तक वो कई रोड शो और जनसभाएं कर चुके हैं। आज भी प्रधानमंत्री की भीलवाड़ा और डूंगरपुर में 2 जनसभा है। इसके अलावा पाली के जैतरण में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है और सीकर और दौसा में जेपी नड्डा का दौरा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी कम नहीं हैं। इसमें राहुल गांधी भी राजस्थान के रण में बने हुए हैं और आज राहुल की यहां 3 पब्लिक मीटिंग होने वाली है। अपने चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और साथ ही भविष्यवाणी भी की कि सत्ता में गहलोत की वापसी अब नहीं होगी। मेरी ये भविष्यवाणी है, ये मेरी नहीं है। इस पवित्र धरती की ताकत है कि मेरे मन में ये विचार आया है, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो इस वक्त राजस्थान के रण में है, वो भी जनसभाएं कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से अपनी जनसभा में जातीय जनगणना की बात दोहराई है। हमें जाति जनगणना करना चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि देश में या राजस्थान में पिछड़ी जात के कितने लोग हैं? यहां पर कोई जवाब नहीं दे पाएगा, कोई नहीं बता सकता। सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी आबादी है, मगर यह कोई नहीं कह सकता कि भाई 40% है, 50% है, 60% है, 70%, ये कोई नहीं बता सकता। और अब रुक करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 की वर्चुअल समिट अध्यक्षता करेंगे। इस मीटिंग में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी हिस्सा लेंगे। मीटिंग से ठीक पहले भारत ने कनाडा की तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और 2 महीने से निलंबित ई वीजा सर्विस को फिर से चालू कर दिया गया है। पीएम जस्टिन ट्रूडो के अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी पीएम ली किंगयान की भी बैठक का हिस्सा होंगे। इस मीटिंग में इजरायल हमास युद्ध पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर कई मुद्दों को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। इजरायल और हमास के युद्ध को 1.5 महीने बीत चुके हैं। इस बीच एक राहत की खबर लेकिन आई है। इजरायल और हमास में सीज फायर डील को मंजूरी मिल गई है। इजरायल कैबिनेट ने हमास के साथ डील को मंजूरी दे दी, यानी कि इजरायल अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास का जो नेता है सिनवार, उसकी ओर से कुछ शर्तें रखी गई थी, उसको मान लिया है इजरायल ने, जिसके तहत इजरायल सीज फायर के हर दिन 6 घंटे के लिए जो गाजा का हवाई क्षेत्र है उसमें इजरायली ड्रोन जो है वो नहीं उड़ाएगा, जिससे कि इजरायली बंधकों को जहां पर वो रखे गए हैं उसका लोकेशन इजरायल नहीं जान पाएगा कि आखिरकार हमास ने उनको कहां रखा है। और इसके बदले हमास अपने कैद में 50 इजरायली बंधक, इनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, उनको छोड़ देगा। इस शर्त के मुताबिक नेतन्याहू को भी 150 फिलिस्तीनी छोड़ने पड़ेंगे। आपको यहां पर बता दें कि यह सीज फायर 4 दिनों तक चलने वाली है, लेकिन नेतन्याहू ने यह साफ कहा है कि युद्ध फिर भी जारी रहेगा। और उत्तरकाशी के टनल में फंसे जिंदगी को बचाने की जंग आखिरकार कहां तक पहुंची, ये बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां पर टनल हादसे का आज 11वां दिन है और इस वक्त पूरे देश की नजरें वहां पर टिकी हुई हैं युद्ध स्तर पर कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि अब तक टनल में फंसे मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। हालांकि टनल पर दिन रात ड्रिलिंग का काम जो है वो जारी है, जिसके चलते 40 मीटर तक जो पाइपलाइन है वो यहाँ पर पहुंच गई है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि मजदूरों को अगले 36 घंटे में यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा देश के कोने कोने से मशीनों को एयरलिफ्ट किया गया है। तो वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने टनल के अंदर माइक्रोफोन और स्पीकर्स भेजे हैं। मजदूरों से बात करने के लिए ऑडियो कम्युनिकेशन शुरू कर दिया गया है। वहीं उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बीआरओ मेजर नमन नरूला ने बताया कि करीब 1200 मीटर सड़क का निर्माण यहां पर हो चुका है। 2 ड्रिलिंग मशीन वाहन सुरंग स्थल पर पहुंचाए गए हैं। यहाँ पे 2 काम होने हैं इसके। जहाँ हमारा टनल का जो हमने ट्रैक बनाया है उसका जो एंड है वहाँ पे वर्टिकल 2 ड्रिल्स होने हैं। तो वो 2 ड्रिलिंग की मशीनरी पहुंचनी थी। एक की मशीनरी ऑलरेडी साइट पे पहुंच चुकी है, वो हमारा वहां तक कटा। हमारा सेकंड टास्क था कि हमने एक एक्सेस रोड यहाँ देनी थी, एक एक्सेस रोड हमें बड़कोट साइड से, जो दूसरी टनल का दूसरा साइड है, वहां से देनी थी। उसका हमारा सर्वे कल कंप्लीट हुआ है और हमारी मशीनरी इस ग्राउंड पे पहुंच चुकी है स्टार्टिंग पॉइंट में, ताकि अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो आज से हम स्टार्ट करेंगे उसको सेकेंड। वहीं तेजी से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मशीन आज काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। अंदर जा रहा है और आज जो मशीन है ऑगर मशीन, वो मशीन काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलेंगे। और अब बात करेंगे डीजीसीए की, जिसने उनके नियमों का पालन नहीं करने पर एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने 3 नवंबर को एयर इंडिया को कारण बताओ का नोटिस भी भेजा था, जिसमें फ्लाइट देरी की स्थिति में पैसेंजर्स को होटल ना देना, ग्राउंड स्टाफ की ट्रेनिंग में कमी और अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को खराब सीटें देने का जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि डीजीसीए ने मई और सितंबर के महीने में दिल्ली, कोची, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर यह जांच की थी। और आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आज आवाज अड्डा में आपके लिए लेकर आ रहे हैं आईपीओ स्पेशल। आज शाम को आवाज अड्डा में एसी पर होने जा रही है डिटेल बातचीत। जरूर जुड़िए हमारे साथ 7:57 पर, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ।